हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, ट्विन फ्लेम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने हर एक लेवल के जो भी ट्रिगर्स हैं, नेगेटिविटीज़ है, मैं कहूँगी शैडो सेल्फ है, सेल्फ लव के प्रैक्टिसेस है, वो सब करना। इसमें एक सबसे बड़ी हीलिंग्स में आती है जैसे कि कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग होना, इनर चाइल्ड की हीलिंग होना, और सबसे बड़ी हीलिंग जो होती है वो होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग, जो कि ट्विन फ्लेम्स को करनी चाहिए ज़रूर। वैसे तो सबको करनी चाहिए, बट ट्विन फ्लेम्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हीलिंग में लगती है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करने के लिए। कारण क्योंकि एक फैमिली जो लीनिएज चल रही है, ठीक है, उस फैमिली लीनिएज में एक ट्विन फ्लेम का पैदा होना, इसका मतलब चाहे वो डीएफ हो चाहे वो डीएम हो, डजेंट मैटर। मैटर इज दिस कि उस व्यक्ति के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने इससे पहले वाले जनरेशनल कर्सेस को हील करे। और ऐसा नहीं है कि उसको हील करनी है तो उसको बिल्कुल उसमें डाल दिया गया गड्ढे में और अब तुम इससे खुद निकलो। नहीं, उसको हेल्प भी मिलती है, मिली है, सभी को हेल्प मिली है ना। अभी तक आप डीएफ्स हो, आप डीएम्स हो, आप जितने भी सोल्स हो यहाँ पर चैनल पर मेरे साथ में, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर डीएफ्स डीएम्स ज़्यादा हैं, इन सोल्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बट यस, उनके सोल्यूशन के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सामने अवेलेबल होता है। डिवाइन का टच क्योंकि साथ है तो सोल्यूशन भी जल्दी मिल जाते हैं। यस, तो क्या करना है इस वक्त में एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए? ये टाइम पीरियड अभी पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है ना, और पितृपक्ष के स्टार्ट होने पर ट्विन फ्लेम जो कि इनर वर्क करके एक अच्छे लेवल पर, एक हाइट अटेन कर चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में, एक लेवल क्रिएट इन्होंने कर दिया, एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो सोल्स अगर थोड़ा भी प्रयास लगा के, बहुत अपनी पाक इंटेंशन को डाल के अपने एंसेस्टर के लिए कुछ भी करते हो तो वो पूरे लीनिएज को हील करता है, पूरे लाइन को पूरा हील करता है। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है ये स्टार्ट कब से हुआ। आई थिंक ये स्टोरी सबने सुनी होगी। एक छोटा सा स्टोरी का पार्ट बस बताती हूँ, वरना ये स्टोरी बड़ी लंबी है, ठीक है, तो बस पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो कर्ण, महाभारत में जो कर्ण है उनको सब जानते हैं ना। तो कर्ण जी ने क्या कहा कि आप वो जो है जब एक्सपायर किए तो वो स्वर्गलोक में गए, तो वहाँ के जो देवदूत थे उन्होंने अच्छे से उनका वेलकम किया, क्योंकि वो सबसे बड़े दानी रहे हैं, है ना। आज भी हम उनको सबसे बड़े दानी के नाम से जानते हैं, कर्ण जो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भूख लगी, कर्ण जी को उन्होंने भूख लगी तो उन्होंने खाना मांगा कि मेरे को जो है खाना दे दो। तो उन्होंने मंगाया सोना, और सोना दे दिया। जो देवदूत थे वहाँ के, उन्होंने सोना दे दिया। तो कर्ण जी ने कहा कि अरे मेरे को तो भूख लगी है, तो मुझे खाना नहीं मिलेगा क्या? मेरे को ये सोना क्यों दे रहे हो? सोना खाने के काम थोड़ी आएगा। तो देवदूत ने कहा कि जो आप देते हो वही आपको मिलता है। आपने जिंदगी भर सोना दान किया है तो अब आपको सोना ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि खाने के लिए तो फूड चाहिए रहता है, खाना तो, खाने के भूख तो मेरा इससे नहीं बुझेगा, सोने से नहीं बुझेगा, मैं सोने को खा नहीं सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो तुमने दिया है वही तुम्हें मिल गया, अब हम यही कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी प्रेयर्स की, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिचुअल किया, और क्योंकि वो सबसे बड़े दानी थे तो उनके दान के भाव को, उनके दान के प्रभाव को, दान के रिजल्ट को कैसे कन्वर्ट कर दिया गया कि ठीक है, अब तुम्हें कुछ दिन दिए जाते हैं, तुम जाओ वापस धरती पर 15-16 दिन के लिए, ठीक है, और धरती पर जा करके जितना फूड डोनेट कर सकते हो, जैसा तुम्हें यहाँ चाहिए। कर्ण जी को ये बात बोली गई कि जैसा तुम्हें यहाँ चाहिए, जैसा तुम्हें यहाँ चाहिए वैसा फूड तुम डोनेट करके आओ, ताकि, क्योंकि हमारा यही रूल है, हम इसी तरह से काम करते हैं कि जो आपने नीचे दिया है धरती पर वही हम तुम्हें स्वर्गलोक में देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसी का रिजल्ट है ये कि आपको सोना ही आपने दान में दिया और आपको सोना ही खाने के लिए मिल रहा है। अब अगर आपकी भूख इससे नहीं बुझ रही है, जो आपको खाना चाहिए, जिससे आपकी भूख बुझे, जिससे आपकी तृप्ति हो जाए, वो आप जाओ और धरती पर देकर आओ लोगों को। 15-16 दिन उनको भेज दिया गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके पुण्य कर्म को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, क्योंकि वो बाकायदा सबसे बड़े दानी रहे हैं, कि उनको एक 15-16 दिन का टाइम पीरियड दिया गया, ठीक है, और उनको बोला गया कि तुम्हारे पास पर्याप्त फूड होगा, ताकि तुम जब धरती पर जाओ तो तुम फूड डोनेट कर सको। जैसे भाव तुम्हारे होंगे वैसा फूड तुम्हारी थाली में परोस दिया जाएगा और फिर तुम डोनेट करना। तो इस तरह जब वो 15-16 दिन के लिए धरती पर आए, बाकायदा वो इस तरह से उन्होंने फूड डोनेट किया, और जब वो वापस अपना काम करके कंप्लीट करके गए, तब जाके स्वर्गलोक में उनकी भी तृप्ति हुई। ठीक है जी। तो डियर, ये स्टोरी मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने सुनी होगी पहले, क्योंकि
काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो फाइनली इस तरीके से हम इन डेट्स को ऐसे मानते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जो हम आज इन 15 to 16 डेज में हम जो भी करते हैं, हम जो भी डोनेट करते हैं, हम जो भी चीज़ें ओके करते हैं, उससे सारे कर्स का हीलिंग होता है, उससे सारी चीज़ का। और फूड को क्यों बोला जाता है? क्योंकि फूड 3D का बड़ा प्रोमिनेंट टास्क है, बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है ना। फूड के लिए कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपने, आप अभी तक जो भी कर रहे होंगे, हम सब जो भी करते हैं सब फूड के लिए करते हैं। जिसको जितना अच्छा फूड चाहिए वो उतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, उतने बड़े बड़े कंपटीशन में लगा हुआ है। यस, तो फिर क्या करना है? इस फूड को, जो कि सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है, इसको डोनेट करना है डियर। आज आप जितना भी कर सकते हैं, जिस भी लेवल पर कर सकते हैं, ज़रूर सभी को डोनेट कीजिए। पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। जो आपको चाहिए, जो आप अपने लिए चाहते हैं, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं बाकायदा वैसा सा ही डोनेट करना शुरू कीजिए। मैं पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी। मैंने देखा है कि जब डोनेशन की बात आती है तो लोग कटौती करना शुरू कर देते हैं, रोटियां पतली बनाते होते हैं, ठीक है, और सब्जी बहुत उसमें जो अपने लिए जैसा बनाएंगे बहुत अच्छा करके, ठीक है, वैसा नहीं बनाते होते। रोटियों का शेप भी कम हो जाता है और वो बहुत पतली हो जाती है रोटी। अगर आप पतली रोटियां खाते हैं, वही आप डोनेट कर रहे हैं, तो ये आपके सत्कर्म में ऐड होता है। पर जैसा आप अपने लिए खाते होते हैं वैसा अगर आप डोनेट नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी भी टेंडेंसी जो है वहाँ पर चेक होती है। क्लियर हुआ डियर? तो आप देखो, जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको चाहिए, ठीक है, जैसा आप चाहते हो कि मेरे को मिले, वैसा ही आप डोनेट करना शुरू कीजिए। फूड का डोनेशन एंसेस्ट्रल टाइम पीरियड पर जरूर सबको करना है। एक ब्राह्मण जोड़े को इस बीच खाना जरूर खिलाना है, ठीक है। साथ में शाम के समय, डेली शाम के समय अपने घर से एक रोटी, सुबह की जो पहली रोटी बनेगी, ठीक है, उसके ऊपर घी लगा करके थोड़ा सा और गुड़ रख करके, गुड़ रख दो या कोई भी मीठा रख दो, गुड़ सबसे बेटर है, वो रख करके गाय को जरूर देनी है एंसेस्टर के नाम से, ठीक है। और साथ में डियर कुत्तों को, बिल्ली को जरूर खाना खिलाना है इस टाइम पर, ये 15-16 दिन जितने चलेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जितने सोल्स एंसेस्ट्रल इश्यूज से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, काम नहीं बनते, नेगेटिविटीज होती है, स्टकनेस है, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे, घर में शांति नहीं है, नेगेटिविटीज फैली हुई है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है? रेगुलर बेसिस पर अपने एक कैंडल्स का पूरा एक सेट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप व्हाइट कलर की जो भी कैंडल्स हैं, ठीक है, तो वो आप ले लीजिए, ठीक है, खूब सारी। और डेली शाम के वक्त, ठीक है, डेली शाम के वक्त अपने सभी एंसेस्टर के नाम से एक कैंडल जरूर लगाएं मंदिर के बाहर। मंदिर में नहीं लगानी है, मंदिर के बाहर लगानी है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, क्योंकि एंसेस्टर को व्हाइट कलर बड़ा पसंद होता है, तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स इनको जरूर से अर्पित करें, ठीक है। एक लोटा जल जरूर से चढ़वाएं। घर के जो भैया हो, है ना, आपके भाई साहब, जो बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब जो भी हो, ठीक है, वो और पापा, ये जरूर करें, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस समय आप एंसेस्ट्रल के लिए खाना बनाएंगे तो वो लहसुन प्याज उसमें नहीं डलेगा, ठीक है, बिना अनियन गार्लिक के बनता है, ये तो सभी को पता है। दूसरा, जब आप आटे लगाएं तो आटे के ऊपर वो 3 उंगलियां ना लगाएं, क्योंकि वो फिर एंसेस्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पूरे एंसेस्ट्रल लाइनेज जो वेट कर रही होती है कि इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं हमारे लिए कुछ करेंगे, वो वेट करते करते, ठीक है, उनका वो वेट कंप्लीट ही नहीं होता। कारण क्योंकि हम जो है वो भूलते चले जाते हैं। डेली हम लगा रहे हैं वो 3 उंगली, फिर लगा दिया 3 उंगली, लग जाए तो कोई बात नहीं, उस आटे को उठा के रख देना, दूसरा आटा लगाना, और उसमें उंगलियों को 3 उंगलियां आटा लगाने के बाद नहीं लगेंगी, तब वो खाना बनेगा, एक्सेप्ट करेंगे आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। दूसरी चीज डियर कि जब आप खीर बनाएंगे एंसेस्टर के लिए तो इसमें किसी भी तरीके का मेवा नहीं पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि पुराने समय के लोग प्लेन खीर खाते थे, ठीक है, प्लेन खीर उनको बहुत पसंद होती थी। और ये इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, हमने पनीर बना लिया, हमने कुछ बहुत अच्छा कुछ बना लिया, हमने सोया चाप बना लिया, हमने ये कर लिया, इस तरह की फिजूल चीज़ें नहीं करना। एंसेस्टर के लिए जो फूड बनेगा बहुत सिंपल खाना बनता है और वही वो स्वीकार करते हैं, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये सारी रेमेडीज आप ज़रूर से करेंगे अपने एंसेस्टर्स को इस वक्त हैप्पी रखने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, पॉजिटिविटीज आए, और उन सभी सोल्स को भी तृप्ति मिले जो कि आपका वेट कर रही होती है पूरा साल भर, ठीक है जी। जरूर चीज़ें ओके करना डियर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।